नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में पेपर नंबर थर्ड। फिजिक्स में कौन सा पेपर पढ़ेंगे? थर्ड पेपर, जो कि हमारा किस नाम से चलेगा? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से चलेगा। ये पहले हम लोग इसको मॉडर्न फिजिक्स के ही नाम से पढ़ते थे। ये मॉडर्न फिजिक्स का ही है जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। जो मॉडर्न फिजिक्स था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट के नाम से हम किस सेमेस्टर में पढ़ेंगे? थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट के नाम से थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, एटॉमिक फिजिक्स कह लीजिए या न्यूक्लियर फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है? इस पेपर का नाम है। तो एटॉमिक फिजिक्स पढ़ने का मतलब है कि हम लोग एटम के बारे में जानेंगे, एटम की संरचना के बारे में जानेंगे, उसके मॉडल के बारे में जानेंगे। जैसे आप लोगों ने इंटर या 11th में पढ़ा होगा ना, बोहर मॉडल, समरफील्ड मॉडल, ये सारे मॉडल्स आप लोगों ने पढ़ा था। थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि जो भी एटम्स है वो किसके नुमा है? वाटरमेलन यानी तरबूज के संरचना का है, और उसमें जो बीज काले काले बीज पड़े होते हैं तरबूज में, वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। तो ये सारे मॉडल थे, उन मॉडल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हालांकि हमको बोहर मॉडल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि बोहर मॉडल जो दिया गया था वो हाइड्रोजन लाइक एटम के या हाइड्रोजनिक एटम के रिस्पेक्ट में दिया गया था। ठीक है, उसके लिए दिया गया था। तो ये सारी बातें हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो इसको पढ़ने के लिए कुछ बातें हम लोग जानेंगे कि जो हमारे मैटर बने होते हैं उनके स्टेट्स क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड। मैटर का मतलब क्या है? द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव्य यानी कि पदार्थ। ठीक है, तो इसकी क्या अवस्था होती है? स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड आप जानते हैं, लिक्विड जानते हैं, गैस जानते हैं। एक और स्टेट होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये क्या होता है? जो हमारे आयन होते हैं और प्लस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमको जानना है, और जिनका माइनर है चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सारी बातों को। क्योंकि अगर आप ध्यानपूर्वक थियरी को सुनते हैं तो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो माइनर वालों को अलग से नहीं पढ़ना है, मेजर वाला ही पढ़ना है। उनको क्या करना है? थियरी को ध्यानपूर्वक समझना है, जबकि मेजर और जिनका पोर्शन है उनको याद करना है सारी बातें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एटॉमिक ऑफ फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा एटॉमिक ऑफ फिजिक्स। क्या चलेगा हमारा? एटॉमिक ऑफ फिजिक्स, ऑफ फिजिक्स, सीएस। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों की जो भी बातें होंगी एटम के बारे में चर्चा होगी। एटम के इर्द गिर्द ही सारी बातें चलेंगी। एटॉमिक फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो हेडिंग लगाना है इसमें स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर्स। तो हिंदी में बोले तो क्या लिखेंगे? द्रव्य, या इसी को बोलते हैं पदार्थ की अवस्था। अभी तो एक दो लेक्चर में हम दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों इंक्लूड करेंगे, और फिर उसके बाद अवस्थाएं लिख लीजिए, अवस्थाएं। उसके बाद हम केवल इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि तब तक आप सीख चुके होंगे ना। आप फर्स्ट ईयर आपका अगर क्रॉस कर चुके हैं तो आप लोग इंग्लिश के हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, जो चीज़ें नहीं आती, नया वर्ड्स आता है जिसकी आपकी हिंदी नहीं पता होती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हम यहाँ पर बताते चलेंगे। तो तीन अवस्थाएं होती है। एक तो होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है? ठोस। दोनों लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, और एग्जाम को आपको केवल इंग्लिश लिखना है, ठोस। और अगला स्टेट क्या होता है? सॉलिड। एक स्टेट क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड। और एक क्या होता है हमारा? गैस। ये तीन हमारे क्या होते हैं? स्टेट होते हैं, GAS, गैस। ठीक है, ये मैटर की तीन अवस्थाएं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड से किस में आ सकते हैं? लिक्विड में आ सकते हैं। तो अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट है यानी ठोस अवस्था में कोई मैटर है, पदार्थ है, तो उससे हम लिक्विड अवस्था में आ सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्रव। द्रव्य और द्रव में अंतर है। ठीक है, द्रव। और ये हमारा क्या है? गैस। हिंदी में भी इसको क्या लिखते हैं? गैस ही लिखते हैं, गैस को। तो ठोस से हम लिक्विड में आ सकते हैं, और लिक्विड से हम कहाँ जा सकते हैं? गैस में जा सकते हैं। तो अभी एक तीर दिखा रहे हैं, और लिक्विड से हम कहाँ जा सकते हैं? ठोस में ही जा सकते हैं। इनका एक दूसरे में क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं, एक अवस्था को दूसरे अवस्था में। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कहाँ जा सकते हैं? लिक्विड से गैस में। तीर जिधर लगी उधर की ओर जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। फिर लिक्विड से हम कहाँ जा रहे हैं? गैस में।
अगर हमारे लिक्विड फॉर्म में कोई मैटर है, पदार्थ है, तो उसको हम सॉलिड में कैसे जाएंगे। और यहाँ अगर बात करें गैस से, तो लिक्विड में कैसे जाएंगे, उसके लिए तीर लग रहा है। और ठोस से हम कहाँ आ सकते हैं, गैस में आ सकते हैं, तो ये उसके लिए ठोस से कहाँ पर, गैस में। और गैस से लिक्विड में, गैस से डायरेक्ट ठोस में भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 चेंजेज हो सकते हैं। इन चेंजेस को नाम क्या कहेंगे, ये प्रोसेस है, किस प्रोसेस के तहत जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारा मैटर क्या है, ठोस है, ठीक है, क्या है, ठोस है। तो अगर ठोस से हम लिक्विड में जा रहे हैं, तो लिक्विड में जाएंगे तो वो पिघलेगा, तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। ये जो प्रोसेस हो रहा है ठोस से लिक्विड बनना, तो ठोस से लिक्विड बनने में जो प्रोसेस, जैसे आपका बर्फ है, बर्फ को आप रख देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वो पिघलने लगता है, वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग, जिसे बोलते हैं गलनांक या गलन। क्या बोलते हैं, गलनांक या गलन, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग। ये माइनर वाले बहुत ध्यानपूर्वक सुने ये सब चीजें, मेल्टिंग, ठीक है, इंग्लिश में मेल्टिंग और हिंदी में बोले तो गलन, ऑब्लिक गलनांक, ठीक, गलन या गलन। क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बट अगर हम लिक्विड से ठोस में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि लिक्विड हमारा है मैटर, पदार्थ, और हम कहाँ पहुंच रहे हैं, ठोस में। तो इसमें क्या होगा कि आप पानी से बर्फ बना रहे हैं, यानी एक तरीके से क्या बन रहा है, बर्फ बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, यानी हिमायन। इंग्लिश में बोले तो इसको बोला जाता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। और हिंदी में बोले तो हिमायन या हिमांक, हिमायन, हिमायन, या इसी को बोले तो हिमांक, ठीक। इंग्लिश आपको याद रखना है, हिंदी समझने के लिए था, क्योंकि आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो धीरे धीरे जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तो केवल इंग्लिश पे ही हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेट का चेंज क्या होगा, अगर लिक्विड से हम कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड से अगर हम गैस में जा रहे हैं, तो लिक्विड से जब गैस बनेगा, तो इस केस में क्या होता है कि अगर पानी को आप गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, यानी वाष्पन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वाष्पन। लिक्विड से गैस बनने की जो क्रिया है, प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन। इसे हम लोग वेपोराइजेशन इंग्लिश में बोले, क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है, इसको हम नीचे दिखाएंगे क्योंकि जगह है नहीं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, राइजेशन, वेपोराइजेशन, क्या बोलेंगे, वाष्पन। हिंदी में बोले तो वाष्पन, क्या बोलेंगे भैया, वाष्पन, ठीक है, वेपोराइजेशन, वाष्पन। बट अगर हम क्या करें, ये वाले तीर के लिए बात करें, गैस से कहाँ जा रहे हैं, गैस से हम कहाँ जा रहे हैं, द्रव में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संघनन। संघनन मतलब पार्टिकल पास पास आते हैं तभी तो द्रव बनता है, तो इसे संघनन बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। हिंदी में बोले तो संघनन, ठीक, संगठित होना, ये याद रखना है। अब हमारा बच गया सोर्स से। ठोस से जब हम कहाँ जाएंगे, गैस में, यानी सॉलिड से गैस, और गैस से कहाँ पर, लिक्विड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब हम सॉलिड से कहाँ जाते हैं, सॉलिड से हम कहाँ जाते हैं, गैस में डायरेक्टली, तो इसे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वपातन, क्या बोले, हिंदी में बोलेंगे तो ऊर्ध्वपातन, या इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे तो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक। और जब हम क्या करते हैं, गैस से डायरेक्ट ठोस में जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन या प्रतिऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन, या हिंदी में बोले तो प्रतिऊर्ध्वपातन, प्रतिऊर्ध्वपातन, ठीक है, समझ में आया सभी को। तो ये 3 हमारे स्टेट हैं। अभी आपको पढ़ना है जो हमने बताया था प्लाज्मा, उसके बारे में अभी डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन इन 3 स्टेट के बारे में आपको समझना है, जानना है, इन चीज़ों को लिखना है। इसको ध्यानपूर्वक ऐसे बना लीजिए और इनके प्रोसेस को याद रखिएगा, माइनर वाला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई भी गैस है,
हमें एटॉमिक फिजिक्स पढ़ना है, तो एटॉमिक फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि हमें पढ़ना है एटॉमिक फिजिक्स, यानी एटम लेवल पे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कोई भी जो मैटर बना है, पदार्थ बना है, वो किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हमें जो बात करनी है, एटम के बारे में ही चर्चा करनी है। तो अगर कोई भी हमारा गैस है, जो गैस है, तो गैस में जाएंगे तो जो भी हमारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम क्या करें? हीट करें। किसी गैस को हम क्या करें? हीट करते हैं। तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स है, उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्या कह सकते हैं, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में, यानी उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। या कभी कभी क्या होते हैं, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, यानी जो बाह्य कक्षा है उसकी, उससे क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उस एटम से इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे ही हमने हीट किया, एनर्जी दी, टेम्परेचर दिया, तो ये क्या होगा? यहाँ पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे, या वो क्या हो सकता है, वो इससे बाहर निकल जाए। तो जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इस पर चार्ज आ जाएगा, ये प्लस चार्ज आ जाएगा, जिससे की वजह से ये क्या हो जाएगा? आयन। अब ये केवल मॉलिक्यूल्स ना रखे, क्या बन गया? आयन बन गया। और ए आयन और साथ में क्या मिला आपको? इलेक्ट्रॉन मिला। तो इनका जो मिश्रण मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये हमको लिखना है और समझना है चीजों को। तो यहीं से नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखिएगा, व्हेन अ गैस कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? व्हेन अ गैस कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट का मतलब बनना, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एटम इज हीटेड, इज हीटेड, इसको क्या करें? गैस को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, हीटेड, देन देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, आर एक्साइटेड, excited to, excited to the higher orbit, the higher, हायर का मतलब आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हायर ऑर्बिट। जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं रहते तो आप मार्केट नहीं जाते हैं घूमने टहलने, अगर आपके पास घर से ज़्यादा पैसे आ जाए तो आप भी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और आप लोग इलाहाबाद में जहाँ मन करे वहाँ घूमने लगते हैं, कभी इस पार्क कभी उस पार्क, और पैसे भी खर्च करने लगते हैं। तो वही, जैसे ही एनर्जी आपको मिलती है आप एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। और कहाँ पे? द हायर ऑर्बिट, टू द हायर ऑर्बिट। अथवा, अथवा साथ में क्या हो सकता है? वो बाहर भी जा सकते हैं, आर से, अथवा आप कह सकते हैं किससे? आर से स्ट्रिप्ड अवे, स्ट्रिप्ड अवे, स्ट्रिप्ड अवे का मतलब है बाहर निकलना, स्ट्रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम, फ्रॉम द एटम, एटम से बाहर भी निकाल दिए जाते हैं। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो एटम से क्या चले जाएंगे? बाहर। तो स्ट्रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एटम से कहाँ चले जाएंगे? बाहर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जाएंगे तो उस पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, चाहे पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिवली चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। और साथ में आपको क्या मिलेगा? आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आयन प्लस इलेक्ट्रॉन का जो हमें मिश्रण मिल रहा है वही क्या है? प्लाज्मा। तो यहाँ लिखिएगा, इफ द सप्लाई एनर्जी, इतना लिखने के बाद फुल स्टॉप, इसके बाद लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इफ द सप्लाइड एनर्जी, सप्लाइड एनर्जी यानी जो आप एनर्जी दे रहे हैं, सप्लाई करने का मतलब देना, सप्लाइड एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड एनर्जी, एनर्जी इज इन द फॉर्म, इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। किसके फॉर्म में दे रहे हैं? टेम्परेचर, टेम्परेचर, in the form of temperature, then the, then the process, then the process of ionization, ionization,
जेसन यानी आयन बनने का जो प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन निकला तो आयन बना, तो इसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। जैसे आपने क्या दिया, एनर्जी दिया, हीट दिया, तो हीट आपने दिया तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एटम से बाहर चले गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आयन से बाहर चले, एटम से बाहर गए, तो वहां पर आयन का क्या हुआ, क्रिएशन हुआ कि आयन बने। ये जो आयन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो आयन बनने का ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोले? प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन इज नोन एज इज नोन एज नोन एज क्या कहा जाएगा? थर्मल आयोनाइजेशन। किसकी? क्योंकि ये जो आयन बन रहे हैं वो टेम्परेचर की वजह से बन रहे हैं। तो जब टेम्परेचर आप एनर्जी के फॉर्म में देंगे तब जो आयन बनेंगे, तो उसे बोला जाता है क्या? थर्मल आयोनाइजेशन। ठीक है। इज नोन एज इज नोन एज द थर्मल आयोनाइजेशन, या एज थर्मल थर्मल आयोनाइजेशन। कौन सा आयोनाइजेशन बोला जाएगा? थर्मल थर्मल आयोनाइजेशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा थर्मल आयोनाइजेशन क्या है, तो यहां तक आपको बात लिखनी है, डिफिनेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक तरीके से थर्मल आयोनाइजेशन की डिफिनेशन है। तो पूछ लिया जाएगा थर्मल आयोनाइजेशन में एनर्जी को किस फॉर्म में दिया जाता है, तो हीट के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये बातें क्या रखनी है, आपको अंडरलाइन करनी है। हर एक बात, छोटी बात आराम से समझनी है। यहाँ पर साइड में एक डायग्राम बना लीजिए जो हमने बताया, और हमको लिखना है थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, ये हमारे पास गैस था जो कि मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर हमारे गैस बने थे। ठीक, इस तरीके से बना लीजिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और जैसे ही इसको हम हीट करते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर जैसे आएंगे तो इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो अब इस एटम, ये जो हमारा एटम है या मॉलिक्यूल से, इस पर प्लस चार्ज आ गया। मान लीजिए ये वाला एटम, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इस पर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ गया। यहाँ पर और ले लीजिए मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होगी। जरूरी नहीं है कि सारे एटम से या सारे मॉलिक्यूल से हमारे इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें से क्या होंगे, कुछ एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कुछ बाहर भी निकल जाएगा। तो मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पर भी चार्ज आ गया। यहाँ से भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल गया इधर, इस पर भी चार्ज आ गया। तो यहाँ से भी मान लीजिए निकल गया एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी चार्ज आ गया। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और हमें आयंस का क्या मिल रहा है, मिश्रण मिल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण, लेकिन कब? जब हमने क्या दिया, इसको हीट दिया। तो यहाँ पर कुछ बना लीजिएगा ऐसे, कुछ बर्नर टाइप का। हमने टेम्परेचर दिया, इस वजह से ये मिश्रण आपको मिला। तो ये जो मिश्रण आपको मिल रहा है, ये पूरा मिश्रण, तो ये जो मिश्रण मिला इसी को बोलते हैं, ये किसका है, आयंस और प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन का क्या है, मिश्रण है। ठीक, थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं डायग्राम को, ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का क्या दिख रहा है, मिक्सचर। आयन और इलेक्ट्रॉन्स का दिख रहा है आपको, मिक्सचर दिख रहा है। तो ये जो मिक्सचर, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये जो हमारा है पूरा का पूरा क्या है, प्लाज्मा। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। अभी ये डिफिनेशन हमको लिखनी भी है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लाज्मा। ठीक है, ध्यान रखना। किसका किसका मिश्रण है, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये बात को लिखनी है, तो ये डायग्राम बना लीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा। तो नीचे लिखिएगा कि आयोनाइज्ड गैस, ये जो गैस है ये क्या है, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड मतलब ये जो गैस थी पहले नॉर्मल गैस थी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे एटम में ही थे, बाहर नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसको हीट किया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। तो इसे हम कह सकते हैं चार्ज गैस, इलेक्ट्रिकल ही चार्ज गैस भी नाम दिया जाता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखिएगा आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड मतलब जो आयन के फॉर्म में और पार्टिकल उसके हो गए। तो नीचे लिखेंगे आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड गैस, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस, चार्ज गैस, चार्ज गैस, ब्रैकेट बंद करिएगा, इज कॉल्ड प्लाज्मा है। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, इज कॉल्ड
प्लाज्मा इज कॉल्ड प्लाज्मा, कैपिटल पी से लिखिएगा, पी की जो हमारा होगा बड़े में होगा, ध्यान रखना है, कॉल्ड प्लाज्मा। और ये क्या है, ब्रैकेट में लिखिएगा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की चौथी अवस्था है, ठीक है, ध्यान रखना है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक। अभी तीन पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये फोर्थ जो प्लाज्मा है हमारी फोर्थ स्टेट है किसकी, मैटर की, दैट इज, ये जो हमने प्लाज्मा कहा इसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिखिए, अर्थात, इसी को दूसरे शब्दों में लिख लीजिए, अर्थात दैट इज कि अ मिक्सचर ऑफ, अ मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर का मतलब मिश्रण, अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन, और किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या होगा हमारा, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, एंड आयंस, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन और साथ में आयंस का मिक्सचर इज प्लाज्मा, इज प्लाज्मा, इज प्लाज्मा, ठीक है हमारा प्लाज्मा, ठीक है, ये ध्यान, तो पूछ लिया जाए आपसे कि प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, तो आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनका मिक्सचर होता है। तो जो हमारा थर्मल आयोनाइजेशन था, थर्मल आयोनाइजेशन किसे कहते हैं, कि जब हम क्या करें, एनर्जी को हीट के फॉर्म में दें तो जो गैस है वो आयोनाइज हो जाए, यानी आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, थर्मल आयोनाइजेशन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, तो इसको हम कहेंगे थर्मल आयोनाइजेशन। इसके बारे में सबसे पहले आइडिया जो दिया था थर्मल आयोनाइजेशन के बारे में, सबसे पहले काम जिन्होंने किया वो थे हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर मेघनाथ साहा साहब, उन्होंने ही थर्मल आयोनाइजेशन के बारे में सबसे पहले आइडिया दिया या बताया, ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कब बताया था, 1921 में, यानी 1921 में। तो कहाँ के प्रोफेसर से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आप लोग हल्के में मत लिया करिए कि अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप लोग कहते हैं कि जैसे बाकी यूनिवर्सिटियां हैं उसी तरीके की यूनिवर्सिटी, नहीं, अलग है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ लोग रो भी रहे थे होते हैं ना, प्रैक्टिकल करते टाइम आप रोते हैं ना कि ये नहीं हो पा रहा है हमसे, तो आपको सिखाया जाता है एक तरीके से प्रैक्टिकल, इसीलिए आप बोल दिया जाता है कि आप खुद से करिए, कुछ नहीं बताते हैं ना, ताकि आप बुक को पढ़ना सीख जाए, क्योंकि अभी तक तो जो है टीचर्स ही सारी बातें बता रहे हैं आपको, और उसी से आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाएगी बुक पढ़ने के लिए, तो चीज़ें, बुक्स भी आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर चलिए लिखिए, इसके अगर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, कि द आइडिया ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन, ये चेंज करके कि थर्मल ऑफ, क्या लिख रहे थे, द आइडिया ऑफ, द आइडिया ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, इसको क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में आपको रखना है, थर्मल आयोनाइजेशन को, आयोनाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय, वाज प्रपोज्ड यानी प्रस्तावित करना, बताना, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड बाय ना, प्रपोज्ड, POSED, प्रपोज्ड बाय MN शाह, क्या बोलते हैं, MN शाह, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MN शाह, MN शाह, इनका पूरा नाम, शाह में SH नहीं होगा, SAHA, MN शाह, पूरा नाम क्या है, मेघनाथ शाह, मेघनाथ, मेघनाथ शाह। और कहाँ के प्रोफेसर थे, मेघनाथ शाह, इन कब दिया इन्होंने, इन 1921 में, यानी 1921 में, एट द, एट द, एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट, एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स,
फिजिक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ, और किस यूनिवर्सिटी में दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनकी थियरी भी है बुक्स में, ठीक, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो यहाँ से लिखिएगा, और कुछ इक्वेशंस भी हैं इनके दिए हुए जो आप लोग पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स में, किसके नाम से, इक्वेशन साहा के नाम से, ठीक है, इक्वेशन साहा के नाम से भी कुछ इक्वेशंस भी दिए गए हैं, तो उसको आप लोग पढ़ेंगे। नीचे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करिए कि द नंबर ऑफ एटम्स आर वेरी लार्ज, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि द एटम्स क्या लिख रहे थे, द नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं ना, संख्या की बात कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स आर वेरी लार्ज, आर वेरी लार्ज, आर वेरी लार्ज, और जिनको लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं, स्पीड का ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, वेरी लार्ज ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, EARTH, अर्थ सरफेस। तो जो एटम्स हैं अर्थ सरफेस से बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, इधर नंबर ऑफ एटम्स आर वेरी लार्ज ऑन द अर्थ सरफेस, लगभग 1 ग्राम में अगर बात करें, 1 ग्राम अगर कोई गैस ले रहे हैं तो उसमें जो संख्या होगी लगभग, अवगाद्रो संख्या जानते हैं ना, अवगाद्रो नंबर, उसके बराबर, और वो किसके बराबर होता है, 6.023 या 22 कह सकते हैं, 10⁻23 एटम्स पर ग्राम, ये ध्यान रखना है आपको, इतने एटम्स होते हैं पर ग्राम में, बट डिक्रीजेज, बट डिक्रीजेज या बट डिक्रीजेज वर्टिकली, कंटिन्यूअसली, वर्टिकली कंटिन्यूअसली, कामा करके लिखना है यहाँ पे, वर्टिकली कंटिन्यूअसली, फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि द नंबर ऑफ एटम्स, आगे, द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन स्पेस रीजन, becomes nearly 8 to 10 एटम्स, 8 to 10 एटम्स। जब आप स्पेस रीजन में जाएंगे तो वहां पर 1 ग्राम में कितने एटम्स मिलेंगे, 8 to 10 एटम्स पर ग्राम, एटम्स पर ग्राम, ये ध्यान रखना है। तो कितने एटम हो मिलेंगे आपको 1 ग्राम में, 8 to 10 स्पेस रीजन में, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है अब कि जो एटम्स है किस शेप का है, क्योंकि अगर अर्थ सरफेस पे देख रहे हैं तो एटम की संख्या 1 ग्राम में इतनी ज्यादा मिल रही है, लेकिन स्पेस रीजन में चले जा रहे हैं और वर्टिकली जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटम की संख्या कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 8 to 10 एटम्स ही मिल रहे हैं पर ग्राम, तो एटम का शेप क्या है, साइज क्या है, वो किस तरीके का है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन अब उठता है कि द एटम्स, लिखिएगा यहाँ क्या लिखना है कि द क्वेश्चन अराइज, द क्वेश्चन, राइटिंग भी खराब हो गई, द क्वेश्चन अराइज द क्वेश्चन अराइज
arise, what is the structure, what is the structure, अभी आप एटम के बारे में जान रही हैं, इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो किस तरीके का है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद ही जितने भी मॉडल्स आए हैं आए, ठीक है, ये ध्यान रखना है जब आप एटॉमिक फिजिक्स में आते हैं तो, ठीक। अभी एटॉमिक फिजिक्स की शुरुआत ही हो रही है, अभी हुई नहीं है, ठीक, तो उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और एटॉमिक फिजिक्स की जो शुरुआत की उन्होंने किसने किया था, प्लांक साहब ने किया था। किसने, प्लांक। और जो आप लोगों ने पढ़ा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसका, किसके नाम से था, आइंस्टीन साहब ने दिया था। तो उन लोगों ने मिलकर क्या किया, इसकी शुरुआत की, किसकी, एटॉमिक फिजिक्स की। अभी ये स्टोरी हम आपको बताएंगे कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई, बस आप अभी थोड़ा सा लिखते चलिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हम बेस बनाते चल रहे हैं, इसके बाद हो जाए तो फिर इसके बाद बोहर मॉडल जो आपको सारी चीज़ें करनी है उसको पढ़ना है और उन सारी चीज़ों को समझते चलना है। यहाँ तक सबको क्लियर है, तो यहाँ तक आप लोगों ने लिखा। अब लिखिएगा कि देयर आर, पैराग्राफ चेंज करके क्वेश्चन लिखने के बाद फिर क्वेश्चन अराइजेज, अराइजेज के बाद यहाँ पर लिखना था, ये इसको यहाँ से लिखना था, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इधर, ऐसे जो हमने लिखा है व्हाट इज द, क्वेश्चन हमारा ये लिखना है ना, तो यहाँ से लिखना था व्हाट इज द एटम, और इसके बाद डैश कर लेना है कि द क्वेश्चन अराइजेज डैश, फिर क्या लिखना था, अराइजेज के बाद डैश कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्वेश्चन उठा, ये क्वेश्चन यहाँ से उठ गया कि एटम की संरचना कैसी है, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे देयर आर मेनी थियरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो यहाँ लिखिएगा नीचे कि देयर आर मेनी थियरीज, देयर आर मेनी थियरीज about structure of atoms, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नेमली, आगे लिखिएगा नेमली, NAMELY, नेमली करने के बाद डैश, और यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला जो मॉडल आया था वो थॉमसन मॉडल आया था, थॉमसन साहब ने सबसे पहले अपना मॉडल दिया एटम के बारे में, क्या लिखा, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। फिर कामा लिखिएगा, उसके बाद किसने दिया, रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद किसने दिया, रदरफोर्ड मॉडल। फिर उसके बाद कामा करके लिखिएगा बोहर मॉडल, फिर बोहर साहब दिए बोहर मॉडल, सबके बारे में बताएंगे अभी। अगला लिखिएगा समरफील्ड मॉडल, ये हमारा इंपॉर्टेंट है बोहर मॉडल, इसको अच्छा पढ़ना है क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिया गया है, तो इसको यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है, ध्यान रखना है बोहर मॉडल। फिर हमारा अगला है समरफील्ड मॉडल, समरफील्ड फील्ड मॉडल, फील्ड नहीं, समरफील्ड फील्ड मॉडल। नेक्स्ट लिखिएगा वेक्टर एटम मॉडल, ये सारे नाम याद होने चाहिए आपको। और स्ट्रिंग थियरी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अभी आगे धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी हैं, इतने मॉडल्स आपको दिए गए, तो अगर इसको करना चाहें, लिखना चाहें अंडरलाइन, तो थॉमसन मॉडल अंडरलाइन कर लीजिए। फिर हमारा क्या है, रदरफोर्ड मॉडल येलो से, फिर हमारा बोहर मॉडल है, फिर इसके बाद कुछ और है तो उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं रेड से, समरफील्ड मॉडल और वेक्टर मॉडल है, तो इसको हम इस तरीके से एटम मॉडल और स्ट्रिंग, ये रेड येलो क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि आपको दिखता रहे ना एक के बाद एक, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ना कि ये सारे मॉडल्स, क्लियर। तो ये हमारे जो मॉडल्स है उसको हमने बता दिया, एटम मॉडल क्या है, वो सारी चीज़ें अभी आगे चल के हम लोग इस चीज़ों को सीखेंगे, तो ये हमारे थी। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है, तो जब थॉमसन मॉडल ने अपना मॉडल दिया था तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम है वो किसके नुमा है, वाटरमेलन, यानी तरबूज, जो आप लोग खाएं, खरबूज तरबूज जो आती है ना, रेड रहता है उसमें ब्लैक ब्लैक बीज रहते हैं,
तो उन्होंने कहा कि तरबूज के शेप का है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उस तरबूज में जैसे बीज रहते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स है। और उन्होंने एटम के बारे में बहुत ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, अस्तित्व के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया था कि स्टेबल है कि नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में। फिर आता है बोहर मॉडल, सबने अपना अपना थ्योरी दिया। तो जो क्लासिकल थ्योरी का मतलब जो पीछे क्लासिकल थ्योरी जैसे कि न्यूटन्स लॉ आप लोग जो पढ़ते हैं ये सब किस में आएंगे, क्लासिकल थ्योरी में, क्लासिकल फिजिक्स में। तो थोड़ी सी स्टोरी जान लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें। तो क्लासिकल फिजिक्स की थोड़ी सी थियरी हम यहाँ पर बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखना है, जगह छोड़ कर रखना है, बस समझना है साइड से। तो ऐसे एक साइड में ऐसे बनाते चलेंगे इधर, और ये चीज़ जो यहाँ पर ख़त्म किए हैं, एंड किए हैं, उसको इस साइड में लिखेंगे, और ये चीज़ें केवल समझने वाली है। तो इधर हम थोड़ा सा बॉक्स में ले लेते हैं, और इसमें समझने वाली चीज़ें हैं थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे जो चीज़ें। तो जो क्लासिकल थियरी थी या क्लासिकल फिजिक्स कह लीजिए, जैसे न्यूटन्स लॉ, ये सारे जो भी आप लोगों ने पढ़ाया अभी, क्लासिकल फिजिक्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लासिकल फिजिक्स, कल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स अभी आप लोग पढ़ रहे थे, तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो एटम था, तो एटम में, और जब भी हम एटम की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, किसकी, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो वहां पर बताया गया कि जो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, वो क्या करेंगे, वृत्ति कक्षा में यानी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेंगे, मूव करेंगे, चक्कर लगाएंगे, रिवॉल्व करेंगे। बट रिवॉल्व करते समय ये क्या करेंगे, लगातार कंटिन्यूअसली ऊर्जा का उत्सर्जन यानी एनर्जी का इमिशन करेंगे। हिंदी में बोले तो ऊर्जा का उत्सर्जन, इमिशन करेंगे। अगर कोई भी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी का इमिशन करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एनर्जी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक में उसके न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, और इस तरह एटम का क्या होगा, अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि जो भी हमारा संसार बना हुआ है एटम से बना हुआ है, जितने भी चीजें बनी हुई है, पदार्थ बना हो, मटेरियल बना हो, किससे बना हुआ है, एटम से। जब एटम का अस्तित्व ही नहीं होगा तो दुनिया का भी अस्तित्व नहीं होगा, खत्म हो जाएगा वर्ल्ड ना। आप हम सभी लोग एटम से ही बने हुए हैं। तो वहां पर एटम की क्या होती है, स्टेबिलिटी की बात नहीं हो पाती है, नहीं बताई जा सकती थी। ठीक, तो वहां पर ये जो क्लासिकल फिजिक्स है वहां पर फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग फिर क्या थे, क्लासिकल फिजिक्स आती है। क्लासिकल फिजिक्स में तो ये हमारे क्या थे, साइंटिस्ट थे, जो थे फिलिप ऑन जॉली। वो म्यूनिक विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। तो वहाँ पर प्लांक साहब, प्लांक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इधर लिखिएगा कौन से हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर क्या थे, फिलिप ऑन जॉली, फिलिप ऑन जॉली। कहाँ के थे, म्यूनिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। तो जो हमारे प्लांक भैया थे, या भैया क्या बोलेंगे, हम लोगों से बहुत एज में है, दादा वादा परदादा के ज़माने के। तो प्लांक साहब जो थे, ये अभी अपनी ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री कंप्लीट किए थे, और ये रिसर्च करने के लिए गए इनके पास, प्रोफेसर फिलिप ऑन जॉली के पास। पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थे, ऐसा नहीं था, अगर वहाँ पहुँच पाए हैं इसका मतलब काफ़ी टैलेंटेड रहे होंगे प्लांक साहब। तो ये जाते हैं इनके पास, किसके पास, प्रोफेसर फिलिप ऑन जॉली के पास, और कहते हैं कि जो आप लोगों ने एटम पे स्टडी किया है उस पर हम फिर से क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं फिजिक्स में। जो भी आप लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा है एटम के बारे में, जो भी थ्योरी आप लोगों ने दी है, क्लासिकल थ्योरी किसके बारे में, एटम के बारे में, तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, फिर से स्टडी करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये क्या बोलते हैं इनसे, प्लांक्स जी से, कि अब फिजिक्स में बचा ही क्या है करने को। वो क्या बोलते हैं, भाई जो पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी घमंड भी आ जाती है, रावण को भी घमंड था अपने ज्ञान का, तो इनको थोड़ा सा मान लीजिए एक तरीके से अहंकार हो गया था या घमंड हो गया था। तो ये बोलते हैं कि फिजिक्स में बचा क्या है, सब लोगों ने तो कर ही दिया, जो बचा कुछ था वो हम कर दिए हैं, तो फिजिक्स में रह क्या गया है अब करने के लिए, कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन ये मानते नहीं, ये वहाँ पर इनको स्टडी करने के लिए नहीं देते हैं, नहीं पढ़ने देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने ये खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनके सानिध्य में जाकर पढ़ना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं उनके अगर आप अंडर में पढ़ेंगे तो आप अच्छा करेंगे। तो लेकिन ये नहीं कहते हैं, कि नहीं देते हैं, अलाउ करते हैं अपने अंडर में पढ़ने के लिए, कि हम फिजिक्स में कुछ बचा वचा नहीं है, आप जाइए यहाँ से।
कि अब फिजिक्स में कुछ करने के लिए नहीं बचा था, जो करना था वो फिजिक्स में सारी चीज़ें हो गई। लेकिन प्लांक साहब नहीं मानते हैं, फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये पढ़ते रहते हैं। उसी समय क्या होता है, प्लांक साहब के पास एक ऑफर आता है एक कंपनी से। क्या आता है? एक कंपनी होती है, कंपनी, वहां से इनको ऑफर आता है कि आपको एक ऐसा बल्ब बनाना है जो कम एनर्जी ले, लेकिन जो एनर्जी का एमिशन करे वो ज़्यादा करे। जैसे आप लोग लाइट जो यूज़ कर रहे थे फिलामेंट, तो पहले क्या चलता था, 100 वाट का बल्ब चलता था जो कि आप रेड वाला देखते थे। और अब क्या हो गया, एलईडी बल्ब आ गए जो कि 5 वाट, 7 वाट, 10 वाट, 12 वाट का आ रहा है। और लाइट भी क्या है, उससे ज़्यादा है, यानी ऊर्जा का जो वहाँ पर रेडिएशन निकल रही है वो अधिक मात्रा में निकल रही है, तभी तो प्रकाश हो पा रहा है। तो कंपनी का ऑफर आया इनके पास। तब ये क्या करते हैं, थर्मल फिजिक्स पे क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो ये थर्मल फिजिक्स से फिर कहाँ आ जाते हैं, रेडिएशन के क्षेत्र में आते हैं। कहाँ से? तो ये प्लांक साहब थर्मल फिजिक्स से किधर आ जाते हैं, थर्मल फिजिक्स से। ये थोड़ी सी स्टोरी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थर्मल फिजिक्स से किधर आते हैं, रेडिएशन के क्षेत्र में आते हैं, रेडिएशन। और जब ये रेडिएशन के क्षेत्र में आते हैं तब ये देखते हैं कि जो एटम में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एमिशन कंटिन्यूसली कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो ये देखते हैं कि ऐसा नहीं है, कि ये कंटिन्यूसली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। ठीक, उसके बारे में चीज़ों को भी बताते हैं। तो ये रेडिएशन के फील्ड में यहाँ से क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, कंपनी का क्या डिमांड थी, कंपनी का डिमांड था कि क्या करे, कम पावर ले, यानी कम ऊर्जा ले, और रेडिएशन का क्या करे, अधिक मात्रा में इमिशन करे। ठीक है, कम इलेक्ट्रिक पावर लेकर क्या करें, रेडिएशन अधिक दे, यानी कम इलेक्ट्रिक पावर, कम इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके अधिक मात्रा में रेडिएशन, अधिक मात्रा में क्या करें, रेडिएशन प्रोड्यूस करे, हमें रेडिएशन दे। रेडिएशन मतलब किरणें जो आप देखते हैं, रेडिएशन दे। ठीक है, तो आप अब देख ही रहे हैं एलईडी उलईडी आ गया है, सारी चीज़ें भी अभी और डेवलपमेंट होगा, हो सकता है और कम वाट के बल्ब आ जाए, कम एनर्जी में। ठीक है, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, थर्मल फिजिक्स से जब ये कहाँ है, रेडिएशन के क्षेत्र में आया, तो इन्होंने देखा कि जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहा। जबकि क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी, क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में तो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ऊर्जा का एमिशन कर रहा है। ऊर्जा का क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है। एनर्जी का क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। अगर ये लगातार करेगा तो एक समय के बाद क्या होगा, ऐसा एक एनर्जी इसकी खत्म होगी और ये नाभिक में आके गिर जाएगा। और जैसे ही ये नाभिक में गिरेगा, ये क्या होगा, हमारा एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान। तो स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाती क्लासिकल फिजिक्स, तो यहीं पर क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है, फेल हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा रेडिएशन के क्षेत्र में जब आते हैं तो ये बताते हैं अब प्लांक साहब यहाँ पे क्या क्या बातें बताते हैं, यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्लांक साहब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूमेगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, रिवॉल्व करेगा, साथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी का इमिशन नहीं करेगा, एनर्जी का इमिशन नहीं करेगा। ठीक, यानी डिस्क करेगा लेकिन लगातार नहीं करेगा, जब जरूरत होगी तभी करेगा। यानी ये क्या करेगा, डिस्क्रीट एनर्जी का, डिस्क्रीट यानी असतत रूप से एनर्जी का इमिशन करेगा, और कितनी मात्रा में करेगा इसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया। कैसे करेगा, डिस्क्रीट करेगा, यानी असतत रूप से, असतत असतत रूप से। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डिस्क्रीट रूप से क्या करेगा, एनर्जी का एमिशन करेगा। तो जो एनर्जी निकल रही है उसके फॉर्म करेगा एनर्जी पार्टिकल के रूप में। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा एनर्जी निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी, वो एनर्जी पार्टिकल के रूप में निकलेगी। कैसे निकलेगी, एनर्जी पार्टिकल के रूप में। कैसे निकलेगी भैया, एनर्जी पार्टिकल,
एनर्जी पार्टिकल, कण के रूप में, ऊर्जा कण के रूप में। कैसे निकलेगी? एनर्जी पार्टिकल के रूप में। और ये जो एनर्जी पार्टिकल है इसी को हमने क्या बोला? फोटान। क्या बोला? फोटान। क्या बोला इसको हमने? फोटान बोला। फोटान, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन, फोटोन के फॉर्म में होगा। और इसकी जो मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी? एच न्यू। ये जो फोटोन है इसकी जो मात्रा है किसके बराबर होगी? एच न्यू। ये जो फोटोन है उसको हमने किससे बताया? एच न्यू से। जहां पर न्यू क्या है? ये जो हमारा एनर्जी पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और ये प्लांक कांस्टेंट बताता है कि किसी भी एनर्जी पार्टिकल की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो एच डिफाइन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एच न्यू के बराबर क्या होगा? एच न्यू के बराबर ही हमारी क्या होगी? एनर्जी का एमिशन होगा इसी फॉर्म में। इतना, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। ज्यादा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, इसका जो होगा हमारा इंटीग्रल मल्टीपल अभी आगे बता देंगे। तो इसी के फॉर्म में, जैसे अगर पार्ले जी की बिस्कुट देखें या कोई भी बिस्कुट आपके पास है तो पैकेट के रूप में आता है ना, कि पैकेट के रूप में एक पैकेट लीजिए, दो पैकेट। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पैकेट ले लीजिए फिर हाफ पैकेट भी ले लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जब भी आएगा इस फॉर्म में आएगा। तो जो हमारी एनर्जी होगी, जो इमिशन होगी, इसी फॉर्म में होगी, एच न्यू के फॉर्म में ही होगी। इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं हो सकती एनर्जी का इमिशन। ठीक, कौन बताया? प्लांक साहब ये सारी बातें कर रहे हैं। तो जहां पर ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एच है वो क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और न्यू क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी पार्टिकल। एनर्जी पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल क्या है? फ्रीक्वेंसी। और एच क्या है? कांस्टेंट। प्लांक, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लांक कांस्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है हमारा? प्लांक कांस्टेंट। ये क्या हो रहा है भाई? कुछ छूट रहा है? छूट कैसे जाएंगे भाई साहब? ये क्या है हमारा? प्लांक कांस्टेंट। इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, जो ये तीर लगा है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा येलो कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप इसको समझ पाए। ठीक, प्लांक कांस्टेंट। तो ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? प्लांक साहब कह रहे हैं। ये सब सारे थ्योरी प्लांक की। और ये प्लांक कांस्टेंट बताता क्या है? जो प्लांक कांस्टेंट है ये बताता है कि किसी भी फोटान की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी या एनर्जी पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में बताता है। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर सारी बातें आपको लिखनी भी है। लिखने का मतलब समझना ही, लिखे रहेंगे तो याद रहेगा। अभी जितना सुन रहे हो सकता है कल बाहर निकल जाए आपके दिमाग से। तो ये जो प्लांक कांस्टेंट है क्या बताता है? प्लांक कांस्टेंट आपको क्या बताएगा कि यह बताता है, प्लांक कांस्टेंट यह लिखिएगा कि प्लांक्स कांस्टेंट यह बताता है कि जो एनर्जी पार्टिकल है कि एनर्जी पार्टिकल की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, क्या होगी या क्या हो सकती है? मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? ठीक है, ये कौन बताता है? प्लांक कांस्टेंट बताता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसी समय जब प्लांक स्टडी कर रहे थे, ये सारी बातें कह रहे थे, उसी दूसरी साइड क्या कर रहे थे? हमारे आइंस्टीन साहब थे। ठीक है, आइंस्टीन साहब के पास कुछ खच्चर थे, खच्चर गधे। खच्चर आप लोग जानते हैं ना? खच्चर जो होता है वो गधे और घोड़े से मिलकर बनता है, गधे और घोड़े का हाइब्रिड होता है, तो खच्चर कहा जाता है। ठीक है, तो उनके पास लगभग 27 खच्चर थे, और उन्हीं खच्चरों को क्या करते थे? वो दौड़ाया करते थे, और उसी से कुछ थियरी लिखा करते थे, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो जो आप लोगों ने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा है वो कहाँ से स्टार्ट किए? वो भी अपना थियरी देना। उनके पास खच्चर थे,
तो उस खच्चर को क्या करते थे, दौड़ाते थे, और उसकी स्पीड लगभग कितनी हो सकती है, खच्चर 100 किलोमीटर दौड़ सकता है, 50 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकता है एक घंटे में, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दौड़ नहीं सकता है। जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताता है कि अगर किसी भी पार्टिकल को या बॉडी को अगर हम किसके वेलोसिटी से, लगभग लाइट के वेलोसिटी से मूव कराना स्टार्ट करें, तो उसका जो मास है, लेंथ है, टाइम डायलेशन, टाइम है, वो सब क्या होने लगते हैं, बदलने लगते हैं। यानी जो स्पेस टाइम है वो हमारा क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। जबकि क्लासिकल थ्योरी ये सारी बातें नहीं बताती थी। तो ये सब क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर अब क्या होने लग रही है, फेल होने लग रही है। ठीक, तो इसको भी ऐसे नीचे ही बताएं कि इधर साइड में ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखवानी है उसी चीज़ को। इसको एक अलग पेज पे ले लें क्या, ये जो बता रहे हैं। चलिए अब समझते रहिए, ऐसे ही बता दे रहे हैं नीचे, ये आपके पेज में रहेगा, आप देख लीजिएगा साइड साइड से। तो क्लासिकल थ्योरी अब यहाँ से ये अभी चल रहा है, उसी में चल रहा है, इधर जगह छोड़ के रखिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखवाना है तो अभी लिखवाएंगे, ठीक है, ताकि एक जगह रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से भी अब इधर हम थोड़ा सा जगह लेते हैं और यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। ठीक, इस तरीके से चल ही रहे हैं, साइड में ही चलेंगे फिर उधर लिखेंगे जो भी जगह बचेगा हमारा। तो क्या होता है यहाँ पर, हालांकि कितनी जगह चाहिए हमको लिखवाने के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो उसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, या इधर ही बता देते हैं एक पेज में, उसको डायरेक्ट नीचे लिखवा देंगे उसके आगे। ठीक, ये ध्यान रखना है वो जो लिखवाना है बात, क्योंकि ये ऐसे बहुत नीचे तक चला जाएगा। तो इधर बगल में ही ले लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, ये बॉक्स वाली चीज़ें, और इसके आगे भी हमको लिखवाना है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो बॉक्स, इसी बॉक्स के अंदर ये केवल समझने वाली चीज़ें जो चल रही है। तो इसी 4 से 5 साल के गैप में वो भी क्या कर रहे थे, अपनी स्टडी कर रहे थे, कौन, आइंस्टीन साहब। ठीक है, तब किसकी बात आती है इसके साथ साथ, स्टोरी ऑफ आइंस्टीन, यहाँ पर लिख लीजिए आप, स्टोरी ऑफ आइंस्टीन। किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, आइंस्टीन साहब की, आइंस्टीन। ठीक है, तो इनके पास क्या थे, 27 खच्चर थे, कितने, 27 खच्चर। और एक खच्चर किसके बच्चे होते हैं, गधी और घोड़े का, गधी और घोड़े। तो क्या करते थे, इन सबको क्या करते थे, दौड़ाते थे, दौड़ाते थे, और यहीं से क्या लिखते थे, थियरी अपनी लिखना स्टार्ट करते थे, थियरी। ठीक है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मॉस्कोस की थियरी लिखते थे। इनको दौड़ाते थे, तो वहां से जो भी इनको रिजल्ट मिलता था, वहां से क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट के घोड़े, एक्सपेरिमेंट करते थे, और अपनी थियरी को क्या करते थे, वहां पर लिखते थे। तो इन दोनों की थियरी बात कर रहे हैं, एक साइड में प्लांक लिख लीजिएगा, इधर प्लांक साहब चल रहे थे उसी टाइम, 4 से 5 साल के अंतर्गत क्या थे हमारे, इधर प्लांक साहब, और इधर हमारे दूसरे आइंस्टीन साहब, आइंस्टीन साहब, प्लांक साहब, और इधर आइंस्टीन साहब। ये दोनों लोग मिलकर क्लासिकल फिजिक्स को एकदम बर्बाद कर दिए। बर्बाद क्या कर दिए, एक नई धारा ही आ गई, नई चीज आ गई। जैसे कीपैड फोन था, तो फिर आपका क्या है, स्मार्टफोन। जैसे ही स्मार्टफोन आया, उसके बाद कीपैड फोन की अस्तित्व एक तरीके से खत्म होने लगा। तो वैसे ही क्लासिकल थियरी जो हमारी आप लोग पढ़ते हैं 9, 10, 11 तक, उसी तरीके से। तो प्लांक साहब और आइंस्टीन साहब क्या कर रहे थे, इधर प्लांक साहब क्या कर रहे थे, जो प्लांक साहब थे बात कर रहे थे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी एटम के लेवल पे, बहुत छोटे पार्टिकल पे, यानी साइज बहुत छोटा हो जाए, यानी माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे पार्टिकल, तो इसको हम लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन। जहां पर क्या हो, जो पार्टिकल हो, साइज हो बहुत स्मॉल हो, साइज की बात करें अगर हम, तो साइज बहुत स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल, हम आंखों से देख ना पाए, साइज क्या हो, वेरी स्मॉल, साइज क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर जो हमारी क्लासिकल थ्योरी होती थी, जब पार्टिकल बहुत छोटा हो जाता था, तो यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी क्या होती थी, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती थी, फेल्ड। तो यहाँ पर जो क्लासिकल थ्योरी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। और यहाँ पर ये क्या बता रहे थे, माइक्रोस्कोपिक लेवल, इधर क्या बता रहे थे, रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक, ये मोशन के बारे में बता रहे हैं कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, रिलेटिविस्टिक डोमेन में बात कर रहे थे।
और ज़्यादा गैप नहीं था, 4-5 साल का ही अंतर था इन दोनों के थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता था, स्पीड जो होती थी वो बहुत क्या होती थी, हाइट। तो यहाँ स्पीड के बारे में चर्चा कर रहे थे और उधर वो साइज के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोनों लोग मिलकर एक नई ब्रांच चालू कर दी है, एटॉमिक फिजिक्स, जो जिसके नाम से आप अभी पढ़ रहे हैं या मॉडर्न फिजिक्स के नाम से पढ़ रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्पीड था ये कह रहे थे कि अगर स्पीड क्या हो जाए, बहुत हाई हो जाए, वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी, लगभग किसके बराबर चला जाए, प्रकाश के चाल के बराबर, यानी नियर अबाउट हम प्रकाश के चाल की ओर पहुंच जाए। अगर सी जहाँ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी को लिख लीजिएगा यहाँ पर, क्या है, स्पीड ऑफ या वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसके नियर अबाउट अगर स्पीड जाती थी तो वहां पर भी जो क्लासिकल थियरी थी, क्लासिकल फिजिक्स, यहाँ पर भी क्या होती थी, अब स्पीड जब वेरी हाई हो जाता था तो यहाँ पर भी जो हमारी क्लासिकल थियरी थी वो फेल हो जाती। क्लासिकल थियरी का मतलब क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल थियरी करिए तो ये फेल हो जाती थी। क्लासिकल फिजिक्स, फिजिक्स यहाँ पर दम तोड़ देती थी, ऐसे कहिए। फिजिक्स जो न्यूटन्स के नियम है ये सारे क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं इंटर लेवल तक। तो इंटर लेवल तक जो भी आपने थ्योरी पढ़ा वो सब क्लासिकल में ही आते हैं। तो ये सारे चीज़ें क्या होती हैं, फेल हो जाती हैं यहाँ पर। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ आप नहीं लगा सकते, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते, जो भी आप गति के नियम पढ़े हैं वो सारे नियम क्या होते हैं, यहाँ पर फेल होने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, एक लिमिटेशन हो जाती है। और तब यहाँ से एक नई ब्रांच का निर्माण होता है, बेस आता है किसका, एटॉमिक फिजिक्स। तो यहाँ से एटॉमिक फिजिक्स की बेस शुरू होती है, जब इन्होंने बताया ये सारी बातें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, बोहर साहब फिर यहाँ पर इन्हीं का यूज करके जब इन्होंने बता दिया, प्लांक साहब ने, कि एनर्जी का जो इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन वो कंटिन्यूसली नहीं करेगा, वो डिस्क्रीट करेगा, असतत रूप से करेगा, और किसके फॉर्म में करेगा, फोटान के फॉर्म में, एच न्यू के फॉर्म में करेगा, जिसकी मात्रा क्या होगी, एच न्यू। जहाँ पर न्यू क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी है इसकी, उस एनर्जी पार्टिकल के, उन्होंने बताया कि एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में करेगा, जिसे हम फोटान कहेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो एच न्यू के बराबर होगी। जहाँ पर एक ये न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और ये एनर्जी पार्टिकल किसकी, एनर्जी पार्टिकल की। और प्लांक कांस्टेंट क्या बताएगा, जो नियतांक ले रहे हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो बताएगा कि किसी भी एनर्जी पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में। तो इसी को थोड़ा सा यूज करके फिर बोहर साहब ने अपनी थियरी में कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि 3 से बहुत ड्यूरेशन चलता है उनका ना, लगभग 1911 से लेकर के 1914 या 1918 तक क्या करते हैं, ये स्टडी करते रहते हैं, लेकिन 1913 में क्या करते हैं, अपना पब्लिश कर देते हैं बोहर मॉडल। ठीक, तो इनकी भी कुछ चीजें यूज करके ये अपनी क्या करते हैं, एटम का जो एटम मॉडल है, बोहर मॉडल है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बता दें, तो बोहर मॉडल अपना 1913 में क्या करते हैं, पब्लिश करा देते हैं। तब ये बताते हैं कि ये थोड़ी सी इसका यूज कर लेते हैं कि एनर्जी का एमिशन तभी होगा जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से क्या करें, एक्स्ट्रा एनर्जी देकर, यानी एक्सटर्नल सोर्स जब तक ना यूज करें तब तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। यानी जब हम क्या करेंगे, उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाएं या दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में ले जाएं, तभी क्या करेगा, वो एनर्जी का एमिशन करेगा या एमिशन का ऑब्जर्वेशन वो करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यानी ग्रहण करेगा। तो तभी एनर्जी का एमिशन करेगा जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाए, क्योंकि अगर जो अंदर वाली ऑर्बिट से यहाँ जाएगा हायर वाले में, तो एनर्जी का क्या करेगा, एमिशन करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी लेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो आएगी इस वाले में, क्योंकि इसकी ऊर्जा इससे क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, जबकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तब अपन बोहर मॉडल क्या करते हैं, ये थियरी देते हैं। ये भी बताते हैं कि साथ में कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसी सेम ऑर्बिट में, इस जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है इसी ऑर्बिट में अगर मूव करता रहेगा तो ये एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, जब तक कि ये इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में न जाए। अगर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाएगा तब एनर्जी का एमिशन करेगा या एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ रहे तो एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एनर्जी का एमिशन करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, लेकिन किस तरीके से करेगा, एच न्यू के फॉर्म में करेगा, क्वांटा के फॉर्म में करेगा, ये बात भी उन्होंने बताया। तो इसके बाद उन्होंने अपना बोहर मॉडल दिया। ठीक,
तो ये सारी बात हुई और यहाँ से आपका क्या शुरुआत हुआ, क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। तो यहाँ से और जैसे ही ये सारी थियरी आ गई, इन्होंने ये सब दोनों लोगों ने जब ये सारी बातें बता दी, तब यहाँ पर जो फिलिप ऑनजॉली थे उन्होंने क्या कहा कि काश मैं 10 ईयर पहले क्या होता था, मेरी मृत्यु हो जाती तो मुझसे खुशहाल कोई व्यक्ति नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो हमने फिजिक्स में अभी तक काम किया है वो लगभग 0 के बराबर है। ये जब क्वांटम फिजिक्स का यहाँ पर क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो क्योंकि क्वांटम फिजिक्स जैसे आई, सारी क्लासिकल जो थियरी थी वो फेल होने लगी, तो उनका जो किया धरा था सब क्या हो गया, बेकार होने लगा। लेकिन अभी उसकी भी वैल्यू है, ऐसा ध्यान नहीं रखना, वैल्यू खत्म हो गई उनकी नज़र में। भाई जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए भी बड़ी चीज़ें भी छोटी होती हैं, और हम लोगों के लिए भी जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो न्यूटन्स लॉ ही बहुत बड़ा है, एफ बराबर एम ए। स्पेशल थियरी की बात ही छोड़िए अभी। तो यहाँ से क्या होती है, क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत होती है। किसकी, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स कह दीजिए या मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम किसकी, क्वांटम फिजिक्स। जैसे क्वांटा वर्ड यूज किया ना, तो यहीं से क्वांटम वर्ड भी आता है, क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वांटम फिजिक्स कह दीजिए, एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स का बेस यहाँ से क्या होती है, शुरू होती है। ठीक, तो यहाँ से क्वांटम फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की क्या होती है, शुरुआत होती है। बोहर साहब की जो चला था स्टडी, बोहर साहब जो थे, इनकी स्टडी चली थी 1911 से लेकर के 1914 ऑब्लिक 1918 तक। लेकिन इन्होंने अपना जो थियरी दिया था, मॉडल पब्लिश कराया पब्लिक के सामने, वो आ गया था 1913 में आ गया था, 1913 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये बातें। और इसके आगे कुछ बातें लिखनी है, तो हम लोग लिखना आप शुरू करेंगे। इसलिए कहा भी जाता है कि कभी भी अपने ज्ञान पे घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जिस घमंड से प्लांक साहब से कहा था कि फिजिक्स में कुछ बचा उचा नहीं है, सारे काम हो चुके हैं, उसी लड़के ने क्या किया, इनकी सारी मेहनत पर पानी क्या फेर दिया, उन्होंने एक नई ब्रांच का ही क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, जिसे आप क्वांटम फिजिक्स के नाम से अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, या मॉडर्न फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स के नाम से स्टडी करेंगे आगे चल के। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसको ऐसे पेज में रखिएगा। अब यहाँ से इसके आगे लिखिएगा स्ट्रिंग थ्योरी लिखने के बाद उसके आगे अब बोहर मॉडल को लिखना है। तो बोहर मॉडल के बहुत सारे मॉडल थे, लेकिन उन्होंने फाइनली जो भी मॉडल्स दिए गए, थॉमसन जे थॉमसन मॉडल, ये सबको क्या करिए, रिप्लेस करके इन्होंने अपना बोहर मॉडल दिया। तो उसी को आगे लिखना है आप। तो यहाँ से लिखिएगा, लिखने के बाद कि द बोहर मॉडल इज माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। नीचे से लिखिएगा यहाँ से, ये अब ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, और उसी के आगे लिखना है। जो ऊपर लिख रहे थे जगह था, यहाँ पर भी इसके नीचे, यहीं से स्टार्ट हो रही थी ना तीर, इसके आगे यहाँ से ये तीर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा कि द बोहर मॉडल, द बोहर मॉडल, बोहर मॉडल, मॉडल इज माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। माइलस्टोन, माइलस्टोन, माइलस्टोन इन द हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स किसमें, एटॉमिक फिजिक्स। कामा करके लिखिएगा, इट फॉलोड, इट फॉलोड अल्टीमेटली, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली रिप्लेस, रिप्लेस सेवरल, जो विभिन्न मॉडल थे उनको क्या कहते हैं, रिप्लेस करते हैं, सेवरल अर्लियर मॉडल। इसके पहले जो भी मॉडल दिए थे उसको रिप्लेस किया जाता है किससे, बोहर मॉडल से, अर्लियर, अर्लियर मॉडल। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो मॉडल है
एटम के स्टेबिलिटी की भी बात करती है। बाकी जो मॉडल्स थे वो इसके स्टेबिलिटी की बात नहीं करते थे। ठीक है, तो ये जो बोहर मॉडल है एक बहुत बड़ी एटॉमिक फिजिक्स की हिस्ट्री में क्या था, उपलब्धि थी, जो क्या करती थी, बाकी के जो मॉडल्स थे उसको रिप्लेस करती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रिप्लेस सेवरल अर्लियर मॉडल। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है इसके आगे लिखना है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, इसके मॉडल के अनुसार एटम के बारे में वो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे लाइन चेंज करके, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, इसी के नीचे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर मॉडल या बोहर थ्योरी लिख सकते हैं, बोहर मॉडल या बोहर थ्योरी लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा, बोहर थ्योरी, और ऐसे डैश कर लीजिएगा और इसके नीचे लिखिएगा कि एटम, एटम के बारे में बताया जा रहा है कि एटम जो है, एटम कंसिस्ट ऑफ, कैसे बना है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली 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 चार्ज मैसिव, मैसिव का मतलब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो यानी कि धनावेशित हो, और साथ में मैसिव यानी कि द्रव्यमान उसमें हो, मैसिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी जो एटम का अधिकतम चार्ज है मास है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में, तो मैसिव न्यूक्लियस, तो यानी कि पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है, तो मैसिव न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है वो क्या है, चार्ज है, न्यूक्लियस हमने क्या बोला, मैसिव न्यूक्लियस अराउंड विच, हमने क्या बोला कि एट, हमने क्या शुरू में लिखा, एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज मैसिव न्यूक्लियस अराउंड विच, जिसके अराउंड, अराउंड विच, जिसके चारों तरफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन सर्कुलर, इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन सर्कुलर ऑर्बिट ड्यू टू, किसके कारण से, ड्यू टू, ड्यू टू म्यूचुअल, म्यूचुअल यानी पारस्परिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके बीच जो पारस्परिक हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे आप कहते हैं कूलम्ब्स फोर्स, उसकी वजह से क्या होगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो किस कैसे कैसे बना है ये आपको ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन कर लेना है कि जो हमारा नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव मैसिव चार्ज होगा, यानी बहुत अधिक द्रव्यमान कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। जिसके अराउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा उसके चारों तरफ, कहाँ पर, सर्कुलर ऑर्बिट, कहाँ रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, बोहर के अकॉर्डिंग। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना है, चीज़ों को लिखते चलना है। तो एक डायग्राम बनाइएगा सुंदर सा साइड में, क्योंकि लिखना भी है। ये बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो अगर बोहर थ्योरी लिखने को आता है कि बोहर थ्योरी लिखिए, तो यहीं से लिखना है अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी। ठीक, और यहीं से सारी बातें बोहर थ्योरी के बारे में आपको लिख देनी है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये हम बनाएंगे यहाँ पर एक सर्कल, और देखेंगे सर्कल हमारा कुछ गोला बनना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर बताया गया है, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा और लेते हैं जो कि हमारा न्यूक्लियस का काम करेगा, सेंटर में ही है ना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे।
ये हमारा 24, 25, 26, 27, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, मैसिव चार्ज है, सारा का सारा मास जो है यहीं पर है न्यूक्लियस में। और ये मान लेते हैं कि ये जो हमारे ऑर्बिट है, सर्किल है, ये इसका जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर। क्या मान लिए कि स्मॉल आर है इसकी रेडियस, ठीक। ये इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा है नहीं, ठीक, क्योंकि पार्टिकल ही जो हमारा एटम है ये लगभग ये जो पॉइंट रेड वाला दिख रहा है वैसा दिख रहा है। इसको ऐसे समझिए, माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसको ऐसे जूम करके देख रहे हैं, ठीक। तो इतना बड़ा बना रहे हैं तो इतना बड़ा मत समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, 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 और ये मान ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये किसकी, इसकी वेलोसिटी का क्या है, डायरेक्शन भी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो जो टेंजेंट होगा उसी की डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और इसका मास हम मान ले रहे हैं, ये जो पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, इसका मास कितना है, इसका मास जो है स्मॉल एम, ठीक है। तो हमने इसका मास मान लिया स्मॉल एम, और इस पर जो चार्ज होगा माइनस ई के बराबर क्या होगा, चार्ज होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा कि लेट यम, नीचे से कि लेट स्मॉल एम, स्मॉल भी, स्मॉल आर एंड स्मॉल ई। ये ई की पावर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा, लेकिन इसको हटा देंगे तो ये होता है एलिमेंट्री चार्ज, जो कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। तो ई रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट मास, वेलोसिटी, रेडियस एंड रेडियस एंड चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास को और जिसमें ये मूव कर रहे हैं उसके रेडियस को, ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, और उस पर जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, अगर ये चार्ज क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो क्या है, चार्ज है जिसपे ई का चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई का चार्ज होगा, ठीक है। तो ये इसमें मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक लूप पाथ बनाएगा, एक बंद पाथ का निर्माण करेगा। जैसे ये मूव करेगा, एक चक्कर लगाएगा, तो अब अगर बंद लूप का कर रहा है तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो बंद पाथ में यानी क्लोज पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल करंट आपके पास यहाँ पर मिलेगा, तो वही चीज यहाँ पर लिखनी है। तो लिखेंगे सिंस, सिंस रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग इज अ चार्ज, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूविंग, मूविंग in a closed path, in a closed path, closed path, therefore इसीलिए, therefore इसीलिए the motion, the motion consist, consist current, consist current given as, कैसे given होगा, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, चार्ज अपान में टाइम। तो एक चक्कर अगर लेगा तभी तो एक लूप बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया चलना और ऐसे एक चक्कर लिया, तो एक चक्कर पूरा करेगा तो वन लूप बनेगा, तो वन लूप में करंट जो बढ़ेगा उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आई। तो ई चार्ज है और टाइम कितना लेगा, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय उसको कहते हैं टाइम पीरियड, तो कैपिटल टी। तो चार्ज अपॉन टाइम, तो क्यू अपॉन टी ही क्या होता है, हमारा करंट आई। तो चार्ज को ई से रिप्लेस और टाइम को टाइम पीरियड टी से रिप्लेस करेंगे। तो कैसे गिवन होगा, आई बराबर चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा गिवन एज आई बराबर करंट, क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन में टाइम।
इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। ये होगा, लिख लीजिएगा वेयर, जहाँ पे वेयर टी क्या है, टाइम, इज टाइम, इज टाइम टू कंप्लीट, टू कंप्लीट, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, ठीक। तभी तो एक लूप का निर्माण होगा, तो एक चक्कर जब पूरा करेगा तो एक लूप बनेगा, तो उसकी वजह से आया। और फिर आप जानते हैं कि जो एम्पियर्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर बंद क्लोज पाथ है, ठीक है, और अगर आपके पास करंट है, क्या है, करंट, तो करंट है, तो करंट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी। स्मॉल अगर करंट है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी अब जनरेट, आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे यहाँ पर क्या है, कोई अगर करंट है, आई इसमें करंट फ्लो कर रहे तो इससे यहाँ पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये सारी बातें आप लोगों ने 12 में पढ़ रखी है। तो अब इस करंट की वजह से, पहले तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने वाले से करंट जनरेट हुआ, अब करंट के जनरेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्लोज पाथ बहुत स्मॉल है, बहुत बड़ा तो है नहीं क्लोज पाथ, ये भले इतना बड़ा दिखा रहा है, एटम इतनी छोटू सा है, तो क्लोज पाथ बहुत स्मॉल होगा। तो बहुत जब स्मॉल होता है तो आप जानते हैं कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, अगर हम इसको Q1 प्लस कह दें, इसको माइनस Q, और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मोमेंट, पढ़े हैं ना, डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों ने पढ़ा था क्या, जिसको हम P से जनरेट करते थे, P से ही रिप्रेजेंट करते थे ना डाइपोल को, और क्या लिखते थे, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का क्या, डिस्टेंस का मल्टीपल, ये हमारा क्या होता था, डाइपोल होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ऐसे ही यहाँ पर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे, क्या किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर लिखनी है, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसके लिए हम बात कर लेते थे डाइपोल के लिए, जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स थ्योरम, एम्पियर थ्योरम, एम्पियर थ्योरम, द करेंट, द करेंट will will produced will produced मैग्नेटिक फील्ड, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी से, बी वेक्टर। दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू टू एंड, क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू एन एटॉमिक मोमेंट, एटॉमिक मोमेंट, सॉरी एटॉमिक मैग्नेट, एटॉमिक मैग्नेट कहने का ये कहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इस एटम की वजह से ही ना, तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मैग्नेट, ठीक। इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मैग्नेट, मैग्नेट की तरीके से काम कर रहा है अब हमारा एटम, मैग्नेट ऑफ ऑफ मैग्नेटिक ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, दैट इज, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज म्यू बराबर क्या लिख रहे हैं हम लोग, आई। मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारा क्या है, लूप है उसकी एरिया और उसमें फ्लो करने वाले करंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना है, किसके लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है वो बराबर होगा किसके, आई इंटू ए के। ए क्या है, एरिया ऑफ द और सर्कुलर ऑर्बिट, और म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो वेयर, वेयर जहाँ पे
किसके इक्विवेलेंट कह रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो यहाँ पर जो एटम है वो किसकी तरीके से काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है मैग्नेट के कारण। अगर मैग्नेट होता है तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और दोनों के एक का प्लस होता है तो एक का माइनस होता है, ये आप जानते हैं स्ट्रेंथ, इक्वल डिस्टेंस होता है। तो इनके बीच में अगर 2l डिस्टेंस तो उसकी बात कर लेते हैं फील्ड की। लेकिन यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो करंट जनरेट होता है और जो एरिया होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जबकि वहाँ पर क्या होता था, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस लेते थे। लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट में ऐसा नहीं होता, इसमें क्या लेते हैं, करंट लेते हैं और उस लूप का, जो भी लूप है हमारा, उसका एरिया, ठीक है। तो क्लोज पाथ का एरिया ले देते हैं, तो म्यू से डिनोट करते हैं और ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा फिर, ए इज द एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये बात यहाँ तक लिखिए। तो 10 इसके आगे लिखिए है कि 10 इस प्रकार, क्या लिख रहे हैं हम, 10 इस प्रकार द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन will experience a magnetic फोर्स। तो अब जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या करेगी, महसूस कर, मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इज गिवन एज, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, अब यहाँ पर लॉरेंज फोर्स भी आ जाएगा। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ एम, एम का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, एम मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम सफिक्स में एम। तो एफ एम बराबर क्या लिखेंगे आप, एम का मतलब है केवल मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या लिखते हैं, ई इंटू में वी क्रॉस बी, आप लोगों ने पढ़ा था ना, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये पढ़ा था आप लोगों ने, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या था, हमारा चार्ज था, तो क्यू की जगह पे यहाँ पर चार्ज क्या है, ई। अब वी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी क्रॉस बी लिख सकते हैं। और थीटा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल, वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहा और हमारा पार्टिकल ऐसे मूव करे किसी थीटा एंगल पे और वी वेलोसिटी से, तो उस केस में सारी बातें हम लोग करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया, ई इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके कारण भी फोर्स होगा। तो ये लिखने के बाद अब आया लिखेंगे, सिंस द इलेक्ट्रॉन इज separated by a finite distance, न्यूक्लियस से फाइनाइट डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेटेड है बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम the nucleus, सो इसीलिए आप कह सकते हैं क्या कि सो इट विल एक्सपीरियंस कौन सा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना है, फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में लिखिएगा ई वेक्टर, दैट इज ई वेक्टर बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 y
एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि फ्री स्पेस, एटम के बीच में जो स्पेस है वो फ्री स्पेस है, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। तो अगर कोई एटम है और उसमें एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे अब जेड, क्योंकि अगर एटम है तो अभी तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन हो, 20 इलेक्ट्रॉन हो, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनका क्या लेंगे, सम लेंगे, वेक्टर सम, या पढ़े हैं। तो जेड ई, तो जेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जेड ई आ जाएगा, क्योंकि सब पे चार्ज कितना होगा, ई होगा, तो जेड ई, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आप जानते हैं, जेड आर स्क्वायर, यानी एक के कारण कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और ई अपान आर स्क्वायर, फिर दूसरे के कारण भी इतना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित ई अपान आर स्क्वायर, और कितनी टाइम्स आ जाएगा, जेड टाइम्स, अगर जेड है तो जेड टाइम्स, तो जेड टाइम्स अगर मान लो 2+2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 × 2 आएगा, 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 × 2 आएगा, इसी तरीके से अगर जेड टाइम्स ऐड करेंगे तो जेड × 2 आएगा। तो ये बात आप कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है, परमाणु क्रमांक क्या है, जेड है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर हमारा क्या है, एटम क्या है, न्यूट्रल एटम, यानी उदासीन परमाणु है, उससे ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं नो अंदर आए, ठीक, ये ध्यान रखना। तो जेडी, तो इतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और आर कैप, ये क्या है, आर कैप बताएगा डायरेक्शन को, तो हम क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे ना, वेक्टर के फॉर्म में लिखे तभी आप वेक्टर सम ले सकते हैं, तो यहाँ पर आर कैप, ठीक, अगर उनके बीच में कुछ एंगल होगा तो उसकी बात करेंगे, तो ये आर कैप आ जाएगा, ये हमारा होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं, वी से, ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर, बहुत सही, तो जेड है तो जेड इलेक्ट्रॉन है, तो जेड ई अपान आर हो जाएगा, ठीक, ये सारे इंटर के जो फार्मूले हैं वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई कूलम्ब्स लॉ क्या आ जाएगा, एफ ई, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स को एफ ई, और एक किससे बराबर होता है, चार्ज इंटू ई, यही होता था ना, क्यू इंटू ई, तो चार्ज हमारा यहाँ पर क्या है, ई है, तो यहाँ लिखेंगे ई, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, ई, तो क्यू ई, तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ठीक है। फर्दर यहाँ से लिखिएगा, फर्दर सिंस, अब आगे फर्दर सिंस फर्दर सिंस फर्दर सिंस इलेक्ट्रॉन poses a non zero mass, नॉन जीरो, पोजेर मतलब रखता है, ठीक है, नॉन जीरो मास, नॉन जीरो मास, यानी उसका मास जीरो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें, देयरफॉर इसीलिए इट हैज अ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, स्मॉल पी से, लीनियर मोमेंटम को किससे लिखेंगे हम लोग, स्मॉल पी से, लीनियर मोमेंटम स्मॉल पी इक्वल टू यम मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हमारा आ जाएगा लीनियर मोमेंटम, तो इसको लिख लीजिए। फिर एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेंगे यहीं से, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा, एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से, तो एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल, और क्या होता है, जो भी हमारा आर होता है रेडियस इंटू जो हमारा क्या है लीनियर मोमेंटम,
उसके क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, ध्यान रखें। तो सेंटर के अबाउट कर रहा है तो हमारा आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि किसके अबाउट मूव कर रहा है, सेंटर के अबाउट, न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस कितना है आर, तो आर क्रॉस पी, तो हमारा आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या आ गया, आर क्रॉस पी। ठीक है, ये ध्यान रखें। और आपको पता है रेडियस वेक्टर और जो हमारा लीनियर मोमेंटम है उसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वो अभी आगे चल के बता देंगे। फिर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किससे लिखेंगे, के ई से शॉर्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखना। नीचे लिखिएगा आल्सो द मोशन, आल्सो द मोशन, आल्सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन will also experience, will also experience, will also experience, will also experience will also experience centrifugal, centrifugal अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर अगर हमारे यहाँ पर समझिए, ये जो हमारा कहाँ था स्ट्रक्चर, अगर एटम इसी में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक ना, तो इधर आ रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके कारण तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स तो लग ही रहा है इस पे, न्यूक्लियस के कारण इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ये इधर खींच जाना चाहिए, नहीं खींच रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर की डायरेक्शन में भी कोई ना कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा जो इसको बैलेंस करके रखा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और एक लोग इधर से खींचे तो इधर से इधर आ जाएगा ना, जब तक इसमें कोई इधर भी फोर्स ना लगा रहा उतना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन उतना फोर्स लगना चाहिए, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। इसका मतलब उस पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस पर एक फोर्स और लगेगा, क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो विल आल्सो एक्सपीरियंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, एफ ओ से। ठीक, किससे डिनोट करेंगे, एफ ओ से। और ये बराबर होगा किसके, एम बी स्क्वायर बाई आर। ये आप जानते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर इंटू आर कैप, ये रेडियस की डायरेक्शन में लगेगा आर कैप। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये सारी बातें आपको लिखते चलनी है, चीजों को समझते चलना है। आगे लिखिएगा 10 द स्टडी, 10 द स्टडी ऑफ एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एटम मत लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम, इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे लिखिए, क्या लिख रहे हैं यहाँ से, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, क्या लिख रहे थे हम, यहाँ से लिखिएगा कि 10 द स्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द in the field, in the field of nucleus will constitute constitute the constitute the set of set of parameter parameter such as कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड, ई एम लिखिए, ई लिखिए, आई लिखिए करंट के लिए,
और बी लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, म्यू लिखिए मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ना। यम लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, आई लिख लीजिए, बी बार लिख लीजिए, यू लिख लीजिए, स्मॉल पी, ये क्या था हमारा स्मॉल पी, लीनियर मोमेंटम ना स्मॉल पी, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। स्मॉल पी ये क्या था हमारा एंगुलर मोमेंटम, और हमारा क्या हो जाएगा टी, टी काइनेटिक एनर्जी को अब यहाँ से हम किससे डिनोट करेंगे टी से, टी आगे लिखिएगा कामा करके टी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी, टी का मतलब क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ये सब सिंबल अभी बता रहे हैं ठीक है। फिर फुल स्टॉप के बाद फुल स्टॉप नहीं कामा लगा के लिखिएगा वी, वी को हम किससे डिनोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किससे पोटेंशियल एनर्जी से, कामा करके लिखिएगा। और हमारा क्या बच गया एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, और डॉट डॉट करके एटसेट्रा, ये सारे हमारे पैरामीटर हैं। तो इन सबको क्या करेंगे जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे कहाँ पर न्यूक्लियस में, तो ये सारे पैरामीटर को हमको क्या करना होगा डिफाइन करना होगा, जितने भी ये सारे पैरामीटर हम लोगों ने लिखा है ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, ई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो ई वेक्टर लिखना चाहें तो ई वेक्टर भी लिख लीजिए इसको ई वेक्टर। आई क्या हमारा करंट है, यम क्या है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, ये हमारा है मैग्नेटिक मोमेंट, और यम हमारा होगा मैग्नेटिक, क्या लिख देंगे यम को मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल समझ लीजिए, जो भी होगा यूज करेंगे वहां पर हम लोग इसका यूज कर लेंगे यम को ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, ये जो हम लिख रहे हैं ये इसको स्मॉल में लिखना था, ये यहाँ पर गलती हो गई, तो इसको क्या लिखना है स्मॉल एम, स्मॉल ई और स्मॉल आई, यानी एम किसको डिनोट करेगा मास को, ई किसको डिनोट करेगा चार्ज को, आई किसको डिनोट करेगा करंट को। फिर यहाँ पर बी की जगह पर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा लीजिएगा, बी की जगह पर ई ऐसे, और फिर यहाँ पर बी वेक्टर, ये सारी चीज़ें, फिर स्मॉल पी, ये सारी सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को डिनोट करें, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड को, बी मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक मोमेंट को, पी हमारा लीनियर लीनियर मोमेंट को, ये हमारा क्या है एंगुलर मोमेंटम को, और ये टी हमारा काइनेटिक एनर्जी को, वी पोटेंशियल एनर्जी को, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को, और ये मैग्नेटिक फोर्स को एटसेट्रा, जो भी हमारी चीज़ें हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है निर्मित करता है, ये सारी बातें हमको क्या करना है, इन सब पैरामीटर्स को हमको क्या करना होगा स्टडी करना होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए, यानी जब भी अगर इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं तो ये सारी बातें आपको क्या करनी होंगी डिस्कस करनी होंगी उसके बारे में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ये सीधा कर ठीक कर लीजिएगा, ये स्मॉल एम ई, ये सारी बातें हमको बतानी पड़ेगी जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आप देखेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोहर थियरी, तो उसमें भी हम क्या करेंगे ये सारी बातें क्या करेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा एटॉमिक फिजिक्स की डिफिनीशन नीचे लिख लीजिएगा, तो लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics branch of physics that that studies atoms as an isolated system, किसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम, ये अंडरलाइन कर लेना। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब है उसके अलावा कुछ भी ना हो, जैसे अगर हम बात करें एक सिंगल एटम की बात करें, जब कि केवल एक सिंगल एटम की बात करें तो वो भी क्या है एक आइसोलेटेड है ठीक, उसके अलावा बाकी सबको हटा दिया जा रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एंड बिहेवियर and behavior and behavior
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और उसके इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है उसके बारे में। इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनसाइड द एटम, इनसाइड द एटम। ठीक, ये लिखना था और नोटेड का मैं बंद, फुल स्टॉप के बाद। तो ये हमारे क्या थे, न्यूक्लियर फिजिक्स की जो भी हम बातें करने वाले थे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर खत्म होती है एटॉमिक फिजिक्स की। अब इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर, एप्लीकेशन पे, विजय धनुष लर्निंग ऐप पे। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ऑल नोट्स के सेक्शन में जा करके बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले में जा करके आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ये ले लीजिएगा, अगर आपको नोट्स नहीं मिल पाता है तो आप संपर्क कर लीजिएगा 8808033920। ठीक है, ये है आपके पास संपर्क सूत्र। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।